नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको कानपुर देहात से बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। कानपुर देहात कार और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। चित्रकूट जा रहे थे कार सवार 5 लोग, जिसकी मौत हो गई है। मूसा नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर यह हादसा पेश आया है। तो कानपुर देहात से आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। मूसा नगर थाना क्षेत्र का मामला। कार और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। बीजेपी ने यूपी के 6 राज्यसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए। लिस्ट में सबसे पहला नाम बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी। आपको ये भी बताते चलें कि 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2022 में विधानसभा चुनाव में ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बड़े पैमाने पर यूपी बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई थी। तो वहीं राधा मोहन अग्रवाल का नाम भी बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में। इसके अलावा सुरेंद्र नागर, बाबूराम निषाद और बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए प्रस्तावित नामों में से एक हैं। साथ ही दर्शना सिंह और संगीता यादव को भी बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया। आपको ये बता दें कि यूपी के 7 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। तो वहीं दूसरी ओर सपा ने राज्यसभा चुनावों के लिए सिर्फ 3 प्रत्याशी घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास 3 प्रत्याशियों को जिताने के लिए ही बहुमत है। तो वहीं उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनावों के लिए भी भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी के नाम का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड से राज्यसभा जाने वाली वो दूसरी महिला होंगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने विभिन्न प्रांतों के लिए राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। उत्तराखंड से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष रही डॉक्टर सैनी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की पहली कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कार्यसमिति की 1 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बीजेपी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों सहित अन्य नेताओं को आमंत्रित लोगों को सम्मानित किया और संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक विजय मिली। ये शानदार ऐतिहासिक जीत सभी के परिश्रम से हमें हासिल हुई है। इसमें नई सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश में नया बजट भी आ गया है। आपने देखा होगा कि सरकार का गठन पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पहली बार हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी को विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है और 2/3 से अधिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास। सामान्य कार्यकर्ता भी आज विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। अभी 3 जून को उत्तर प्रदेश के अंदर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने के एक बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही प्राप्त हो रहा है। ये 75,000 करोड़ रुपए का मतलब एक सामान्य राशि नहीं, बल्कि ये निवेश हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार लेकर के भी प्रदेश के अंदर लेकर के आएगा। इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी अपनी यहां पर कर ली है। राजनीतिक संक्रमण का ऐसा दौर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में गरीबी आने लग गई। उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करने लग गया। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर
दंगों की श्रृंखला प्रारंभ हुई, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था। ऐसे लगता था जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों का राज हो। लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए विगत 5 वर्ष के अंदर हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रति व्यक्ति आय को दुगने से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता के लिए, जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज वह उत्तर प्रदेश विश्व व्यवसाय की सुगमता के लिए देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां 4 जून को राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। इसके अलावा गीता प्रेस के शताब्दी समारोह की तैयारियों को लेकर के भी कार्यक्रम स्थल का जायजा उन्होंने लिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहां पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करी। तभी वहां मौजूद 10 सुरक्षा कर्मियों ने अखिलेश के साथ फोटो खिंचाने की इच्छा जाहिर करी। अखिलेश ने भी उन्हें मना नहीं किया। हालांकि फोटो खिंचवाने के दौरान अखिलेश यादव ने सुरक्षा कर्मियों से चुटकी लेते हुए कहा कि इसके बाद अब आप सस्पेंशन के लिए तैयार रहना। अखिलेश का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अखिलेश को 8 महीने पहले की वो बात याद आ गई जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ महिला पुलिस कर्मियों ने सेल्फी ली थी। उनकी फोटो सामने आते ही योगी सरकार ने 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। तो चलिए, सस्पेंशन और फोटो अपॉर्चुनिटी का खेल है और ये सियासत का खेल है, लेकिन यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ में वसीम रिजवी, जो कि धर्म तब्दील करने के बाद अब जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए हैं, हनुमान सेतु के बाहर धरने पर बैठ गए क्योंकि उनका जो घर है वक्फ बोर्ड ने उस पर ताला जड़ दिया है। उनके घर की संपत्ति भी वक्फ बोर्ड की है, जिस पर इस्पात कोर्ट ने ताला लगा दिया। जितेंद्र त्यागी का कहना है कि जब तक हमें रहने का स्थान नहीं दिया जाता, हम यही मंदिर के सामने ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अब आप हिंदू हो गए हैं और यहाँ आप सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए पुलिस ने ताला लगाया। कि हमारे पास कुछ सोने की जगह नहीं है, ये कोई धरना नहीं है, किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं आया था दर्शन करने यहाँ मंदिर में, उसके बाद हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। मेरा मकान की चाबी मेरे हिंदू हो जाने के बाद थाने पर जमा कर ली गई थी, थाने पर है, कागजात मेरे पास हैं, मकान दिया नहीं गया, तो मैं जाऊंगा, जहाँ जगह मिलेगी सो जाऊंगा, यहाँ सोऊंगा, फुटपाथ पे सो जाऊंगा, जहाँ फकीर सोते हैं वहां सो जाऊंगा। उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत जारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने दानिश आजाद अंसारी के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बयान पर पलटवार किया। सपा प्रवक्ता ने कहा कि दानिश आजाद अंसारी यूसीसी चाहते हैं और पर्सनल लॉ को खत्म करने की बात कह रहे हैं। इससे साफ है कि वो कमजोर मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं, आरएसएस का टूल बन चुके हैं। दानिश आजाद अंसारी ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय सामने रखी है। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी आरएसएस ये कह रही थी कि वो मुस्लिम पसमानदाओं के बीच में कमजोर तबकों में एक नेता देना चाहते हैं, लेकिन ये मुस्लिम कमजोर तबके का नेता नहीं है, ये आरएसएस के एक टूल हैं। आज ये पूरे प्रदेश में सामने है। तो सवाल ये है कि दानिश आजाद अंसारी जिस बात के वो महकमे के मंत्री हैं, क्या उन्होंने माननीय आनंदीबेन पटेल साहिबा का जो बजट था उनमें माइनॉरिटीज के लिए बजट का एलोकेशन जो कि 0 है, उस पर कोई सवाल किया?
तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शनिवार की देर रात उनकी तबीयत ज्यादा नासाज हो गई, जिसके बाद उन्हें देर रात 3 बजे दिल्ली के सरगंगा राम हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बताया जा रहा है कि आजम खान को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया भी जा रहा है कि आजम खान जेल से आने के बाद कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आज राजधानी लखनऊ स्थित विश्वेश्वरैया हॉल में समाज के सभी पदाधिकारियों के साथ में बैठक की है। 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक की गई। संजय निषाद ने कहा कि संगठन तभी मजबूत होगा जब हम मजबूत होंगे, एक एक कार्यकर्ता मजबूत होगा। निषाद पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी अपना दल मिलकर दोबारा 37 वर्ष का इतिहास बनाई है और माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना था, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना था। ऐसी नीतियां बनाई जो धरातल पर उसे मोहर मारा है। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है और सशक्त तब होता है जब उसे सुदृढ़ किया जाए, उसमें हमेशा रिफॉर्म किया जाए। तो आज हमने नई 2014 की तैयारी के लिए हमने अपनी कमेटी को, जो प्रदेश कमेटी है और जो जिला कमेटी है और मंडल कमेटी है और हमारे वहाँ जो ब्लॉक कमेटी है, उसको रिफॉर्म किया है। प्रतापगढ़ के सांगेपुर के एक बाजार में जब प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो व्यापारियों में खलबली मच गई। प्रशासन टीम ने व्यापारियों को बुलाकर के बताया कि रोड के दोनों तरफ 3 मीटर को चिन्हित कर दिया गया है। अब आप लोग खुद अतिक्रमण हटा लें, वरना जेसीबी चलने पर नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा शुल्क की भरपाई भी करनी पड़ेगी। प्रशासन की चेतावनी के बाद व्यापारियों ने खुद ही अतिक्रमण को हटाया और सभी व्यापारियों ने दुकान, टीन सेट, गुमटी समेटने का काम शुरू कर दिया। प्रशासन का बुलडोजर जब चलने लगा तो आसपास की दुकानों ने अपना पूरा सामान खुद ही हटाया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सरकार की तरफ से उठाए गए कदम पर कांग्रेस ने भी सरकार की सराहना की है, तारीफ की है। लेकिन इसके साथ ही सरकार से अन्य राज्य के अन्य जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर ध्यान देने की बात भी कही है। कांग्रेस के जो संगठन महामंत्री हैं मथुरा दत्त जोशी, उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ठीक बात है, सरकार ने कदम उठा भी लिया, लेकिन बाकी मुद्दे जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, लोकायुक्त जैसे विषयों पर सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। सिविल कोड जो समान नागरिक आचार संहिता है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है। जनसंघ के ज़माने से लोग कहते रहे 370 हटाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे, कुछ और काम भी करेंगे जो इनके अपने एजेंडे में है। ठीक है, आपकी बहुमत की सरकार है, आप ला सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो मूलभूत काम है वो बहुत है काम है। आपने 5 साल पहले कहा था 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। कहाँ गया आपका लोकायुक्त? कहाँ गई आपकी बेरोजगारी में? आपने कहीं कोई काम नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पर है, पलायन बढ़ रहा है। इस प्रदेश के कई और मुद्दे भी हो सकते थे जिनमें मुख्यमंत्री जी पहल कर सकते थे। इफ्को ने व्यावसायिक तौर पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया को विकसित किया, जिसे खाद्य के क्षेत्र में बदलाव के तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इफ्को की तर्ज पर ही बीते साल भी इसका उत्पादन किया गया था। इसके तहत वर्ष 2021-22 में इफ्को को लगभग 3 करोड़ बोतल नैनो यूरिया का उत्पादन करने में सफलता हासिल हुई थी। प्रधानमंत्री ने इफ्को के नैनो लिक्विड यूरिया के संयंत्र का लोकार्पण किया, जिसमें यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JTS राठौर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने जनता टीवी से भी खास बातचीत की। सहकारिता मंत्री JPS राठौर है, इनसे ही जानेंगे कि आखिर इस यूरिया का उपयोग कैसे होगा और इसकी प्रक्रिया क्या है। JPS जी, आज किसानों के लिए तो महत्वपूर्ण दिन है ही, लेकिन जो नैनो यूरिया लिक्विड है, क्या ये उत्तर प्रदेश में भी इसके तमाम जो प्लांट हैं स्थापित किए जाएंगे? क्योंकि देखा जाए तो किसानों का जो आबादी है उत्तर प्रदेश में 68%, क्या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा? ऐसा है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने एक अद्भुत प्रोडक्ट कृषि क्षेत्र का है नैनो यूरिया, उसका प्लांट का उद्घाटन किया है। और नैनो यूरिया एक ऐसी चीज है जो कि तरल रूप में है।
इसके नैनो कण मतलब बहुत छोटे बारीक कण, ये उसकी फसल की पत्तियों पर डाले जाते हैं, छिड़काव किया जाता है पानी मिलाकर, और उसके बाद वो जब अंदर जाते हैं तो यूरिया पूरी तरीके से फसल के पौधे के अंदर चली जाती है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा पौधा जैसे अपना भोजन बनाता है, उस भोजन में ये यूरिया उस पर सहयोग करता है, जिसकी वजह से पौधे हष्ट-पुष्ट मजबूत होते हैं और उसकी उपज बढ़ती है। तो उत्तर प्रदेश में भी 2 प्लांट फूलपुर और इफ्को का एक यहाँ आंवला में है। यहाँ पर अक्टूबर से इसका उत्पादन शुरू करने की इफ्को की योजना है और मुझको लगता है कि आगे आने वाले समय में ये नैनो यूरिया मील का पत्थर साबित होगा। नैनो यूरिया नई हरित क्रांति लाने में सफल होगा, सक्षम होगा। आगे आने वाले समय में जो नीम कोटेड यूरिया इसलिए की गई थी कि वो यूरिया की कालाबाजारी हो सकती थी, कालाबाजारी पर भी पूर्ण विराम लगेगा और इसके कारण जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है और बहुत बड़ी सब्सिडी भारत सरकार को 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती थी, वो सब्सिडी पर भी बचेगी और फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। तो कई गुण लिए हुए ये नैनो यूरिया हम लोगों के बीच में आई है। हमने हर ब्लॉक में कृषक संगोष्ठी की है, तो किसानों को जागृत कर रहे हैं और बाकी जो चीज कमी रह जाएगी वो मीडिया के बंधुओं से, बहनों से चाहेंगे कि वो लोग भी इसका प्रचार प्रसार करें और नीचे किसानों को इसकी जानकारी दी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। इनका साफ तौर पे कहना था कि जब से योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री केंद्र में हो, गांव-गांव, घर-घर, हर क्षेत्र में जाकर किसानों को लिक्विड यूरिया के प्रति जागरूक भी करेंगे। कैमरा राजेश के साथ मजा सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आपसे बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।